डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 21 जो कि एक सेल साइकिल का चैप्टर है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने मियोसिस के एरर, मियोटिक एरर, नॉन डिस्जंक्शन का टॉपिक और उसकी जो चंद एग्जांपल्स बुक में दी हुई हैं उनको हमने कंप्लीट किया था। इसके बाद डियर स्टूडेंट, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि कोई भी एक सेल है, जैसे ही सेल डिवीजन के नतीजे में वो सेल प्रोड्यूस होता है तो इस सेल में आने वाले तमाम चेंजेस जो एक सीक्वेंस के साथ इसके अंदर चेंजेस आते हैं उनको एक प्रोग्राम के तहत चलाया जाता है। जैसे हम कहें कि सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म चाहे वो एक सेल पर मुश्तमिल है, चाहे वो लाखों करोड़ों सेल्स पर मुश्तमिल है। जैसे हमारी बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर है, तो हमारी बॉडी में करोड़ों सेल्स मौजूद हैं। हर सेल अपना अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रखते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह बॉडी के हर सेल को, द सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर सिग्नल्स। इन सेल्स को बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स की ज़रूरत है। ऐसे सिग्नल जो सेल्स के बाहर से पैदा होते हैं इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स। जो सेल के इनसाइड से जनरेट होते हैं इनको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर सिग्नल्स। इंट्रा सेलुलर का मतलब है इनसाइड सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है आउटसाइड सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर जो आउटसाइड द सेल है, इंट्रा सेलुलर जो इनसाइड द सेल्स हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नल, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो ऑक्सीजन सेल के बाहर से सेल के अंदर दाखिल होगी। खुराक की ज़रूरत है, वो सेल के बाहर से सेल के अंदर दाखिल होगी। जेनेटिक प्रोग्राम की ज़रूरत है तो जेनेटिक प्रोग्राम सेल के अपने न्यूक्लियस डीएनए में होगा। तो इस तरह के वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर सिग्नल्स हैं जो सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं। और इन एक्टिविटीज़ में जो एक्टिविटीज़ शामिल हैं उसमें हम कहते हैं सेल डिवीज़न है कि सेल कब डिवाइड करेगा, कितने टाइम में डिवाइड करेगा, सेल डिवीज़न है। सेल की फॉर्मेशन है कि सेल कैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले पार्ट्स के अंदर फॉर्म होगा। इसके अलावा सेल डिवीज़न is controlled by the intracellular, extracellular signals. Cell formation is controlled by extracellular, intracellular signals. Differentiation, morphogenesis, motility, ये सारे वो फंक्शंस हैं और भी इस तरह के बहुत जो कि सेल रेगुलेट करता है। सेल अपनी डिवीजन को रेगुलेट करता है, सेल की फॉर्मेशन को, डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन का मतलब है एक नॉन स्पेसिफिक से स्पेसिफिक सेल का बनना। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स का बनना। मोटिलिटी इन द सेल, सेल के अंदर मूवमेंट होना, मोटिलिटी ऑफ द सेल्स, सेलुलर स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें सेल की एक प्रोग्राम के तहत चलती हैं। ऑल दीज इवेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय अ प्रोग्राम प्रेजेंट इन द सेल। ऑब्वियसली दिस प्रोग्राम इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटी मटेरियल। तो ईच सेल इज़ प्रीडेस्टिन्ड टू इट्स फेट, यानी हर सेल अपनी फेट पहले से डिसाइड करके आता है। उसने न्यूरॉन बनना है, मसल बनना है, कितने टाइम ज़िंदा रहना है, कब डेथ होनी है उसकी। तो इवन हम इसी तरह कहते हैं कि जितनी अगर सेल की डिवीजन प्रोग्राम्ड है, सेल की फॉर्मेशन प्रोग्राम है, डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस, मोटिलिटी, ये चीज़ें प्रोग्राम्ड हैं, तो इवन सेल डेथ इज़ ऑल्सो प्रोग्राम्ड। सेल की जो डेथ है वो भी एक प्रोग्राम्ड इवेंट है कि एक सेल कितने टाइम तक ज़िंदा रहेगा,
कितने फंक्शंस परफॉर्म करेगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो इवन द डेथ ऑफ द सेल इज़ प्रोग्राम, तो सेल की जो डेथ है वो भी प्रोग्राम डेथ है। अब सेल डेथ के दो पैटर्न्स हैं, एक को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस और दूसरे को हम बोलते हैं नेक्रोसिस। तो वन बाय वन हम इन दोनों के हवाले से ज़िक्र करते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे एपोप्टोसिस का। एपोप्टोसिस को डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज़ नोन एज एपोप्टोसिस। अगर एक प्रोग्राम के तहत एक सेल की डेथ होती है तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा एपोप्टोसिस का, इसको नाम दिया जाएगा। अब इस प्रोग्राम से क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं, तो रेड ब्लड सेल ज़िंदा रहते हैं 120 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली, यानी एक रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस हुआ बोन मैरो में, ब्लड सर्कुलेशन में आया, 120 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्लड सर्कुलेशन में घूमता रहेगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो 120 दिन के राउंड अबाउट एवरेज अंदर आरबीसीज़ की डेथ होना है, इस डेथ को हम प्रोग्राम डेथ कहेंगे और इसको हम नाम देंगे एपोप्टोसिस का नाम देंगे। और ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई एरर, कोई गलती नहीं है। इट इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजी। अच्छा, अब इसी तरह डेवलपमेंट के दौरान बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बनते हैं मगर बर्थ से पहले ही वो लॉस हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन एम्ब्रियो में जो टेल है, एम्ब्रियो में टेल होती है मगर वो बॉर्न होने से पहले टेल डिसअपीयर हो जाती है। तो टेल के सेल कहाँ जाते हैं? वो एक प्रोग्राम के सेल के मुताबिक उनकी डेथ हो जाती है। इसी तरह मेम्ब्रेन बिटवीन डिजिट्स, मेम्ब्रेन बिटवीन डिजिट्स, उंगलियों के दरमियान जो मेम्ब्रेन्स हैं वो बर्थ से पहले डिसअपीयर हो जाती हैं। उंगलियां पाँव की, हाथों की फ्री होती हैं मगर इनके बिटवीन मेम्ब्रेन थी वो बर्थ से पहले ही डिसअपीयर हो गई। तो वो मेम्ब्रेन के सेल्स में क्या हुआ? एपोप्टोसिस हुआ। वो एक प्रोग्राम के तहत जो है वो डिसअपीयर हो गए, ख़त्म हो गए। इन चीज़ों को डियर स्टूडेंट हम बुक से भी देख लें, फिर इसके बाद आगे मूव करते हैं कि एपोप्टोसिस की स्टेजेस क्या होती हैं। तो अगर आप अपनी चैप्टर 21 का पेज नंबर 159 देखें तो इसमें नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस का टॉपिक जहाँ से शुरू हो रहा है, सेल इन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है वो सिग्नल जो सेल के बाहर से आते हैं, सेल्स उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें टेम्परेचर है, पीएच है, वाटर की, सॉल्यूट की अवेलेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें। एंड इंट्रा सेलुलर सिग्नल, वो सिग्नल जो सेल के अंदर से जनरेट होते हैं, जो उसको अलाइव रखते हैं। फॉर इट्स रेगुलेटेड कंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ लाइक सेल डिवीजन, लाइक पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन कि वो सेल किस तरह से फॉर्म हुआ है, डिफ्रेंसीशन कैसे स्पेसिफिक सेल में चेंज होगा, मॉर्फोजेनेसिस कैसे इसके स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, मोटिलिटी कैसे वो सेल मूव करेगा। ईच सेल इज़ प्रीडिस्टिन्ड टू इट्स फेट। हर सेल जो है उसकी जो फेट है वो प्री डिटर्मिंड है उसके जेनेटिक प्रोग्राम के ज़रिए। व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इट हैज़ टू टेक एंड इन विच वे, यानी एक सेल ने डिफ्रेंशिएट होकर अगर न्यूरॉन बनाना है तो उसने किस तरीके से वो न्यूरॉन बनना है और किस तरीके से वो न्यूरॉन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करनी है। ऑल दीज थिंग्स आर प्री डेस्टिन्ड, ये उसकी फेट में डिटर्मिंड है। इवन द फेट डेथ ऑफ द सेल इज़ प्रोग्राम। इवन सेल की डेथ भी एक प्रोग्राम्ड होती है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। प्रोग्राम सेल डेथ हेल्प्स इन प्रॉपर कंट्रोल ऑफ मल्टी सेलुलर डेवलपमेंट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर कंप्लीट डेवलपमेंट में ये रोल प्ले करता है। जैसे ये दोनों एग्जांपल, टेल का डिसअपीयर हो जाना, डिजिट्स बिटवीन द मेम्ब्रेन का डिसअपीयर हो जाना, ये डेवलपमेंट से ही ली गई एग्जांपल है। विच में लीड टू डिलीशन ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल किसकी हैं? एपोप्टोसिस के ज़रिए ड्यूरिंग डेवलपमेंट डिलीशन ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर, पूरे स्ट्रक्चर का डिलीट हो जाना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, इसको हम कहते हैं ये एपोप्टोसिस की वजह से है। फॉर एग्जांपल टेल ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो,
पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर जैसे कि टिश्यूज़ बिटवीन द डेवलपिंग डिजिट्स हैं। सेल डेथ इवन कंट्रोल द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, यानी एक सेल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए जब वो ज़रूरत से बढ़ने लगते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में बनते हैं, मगर उनमें से चंद डिफ्रेंशिएट होकर हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप करते हैं, तो बाकी न्यूरॉन्स कहाँ जाते हैं? वो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ही एपोप्टोसिस का, डेथ का शिकार हो जाते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इन ह्यूमन बॉडी डाई ड्यूरिंग डेवलपमेंट। Cell death in multicellular organism is controlled by two fundamentally different ways. That is, either the cell commits suicide in the absence of survival signal. Survival signal वो होते हैं जो लाइफ को सस्टेन रखने के लिए चाहिए, जैसे ऑक्सीजन का मिलना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना, नाइट्रोजनस बेस का रिमूव होना, ग्लूकोज का हर सेल को मिलना, ये सारे ट्रॉफिक सिग्नल्स हैं। तो सेल कमिट सुसाइड इन द एब्सेंस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल्स, और सेल्स आर मर्डर्ड और किल्ड बाय सिग्नल्स फ्रॉम अदर सेल्स। तो दो तरीके हैं सेल डेथ के, एक तो ये है कि सेल खुद ही मर जाए, सेल्स कमिट कर ले सुसाइड, तो जिसको एपोप्टोसिस कहते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि सेल जो है वो उसको किल किया जाए, उसको मर्डर किया जाए, इसको नेक्रोसिस कहते हैं। अभी हम इनके कंपैरिजन पे आते हैं। इंटरनल प्रोग्राम ऑफ इवेंट्स एंड द सीक्वेंसेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन विच सेल कमिट सुसाइड, इसको कलेक्टिवली हम एपोप्टोसिस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि एपोप्टोसिस में किस तरह से एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम्ड इवेंट है जिसके नतीजे में एक सेल की डेथ होती है। तो एक बात याद रख लें कि जब भी एपोप्टोसिस होती है तो ये एक सेल का अपना इंटरनल प्रोग्राम है जो इसको जनरेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास कोई सेल है, इसका न्यूक्लियस और इसके बाकी ये कंटेंट्स हैं, उसमें क्रोमेटिन मटेरियल है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि जब इस सेल में एपोप्टोसिस स्टार्ट होती है तो ये सेल श्रिंक करता है, ये सेल श्रिंकेज होती है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सेल के अंदर श्रिंकेज होगी। अब इस श्रिंकेज की वजह क्या बनता है? इस श्रिंकेज की वजह बनता है कि इस सेल के अंदर कुछ एंजाइम्स पैदा होते हैं विच कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन। जो सेल का साइटोस्केलेटन होता है, जिसने सेल की शेप को मेंटेन रखा होता है, वो टूट फूट जाता है, जिसके नतीजे में सेल की श्रिंकेज हो जाती है। तो एंजाइम्स प्रोड्यूस होना विच कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन, इसके नतीजे में क्या होगा? सेल की श्रिंकेज हो जाएगी। तो सेल की श्रिंकेज होगी मगर सेल मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि जो इंटरनल कंटेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो क्रोमेटिन मटेरियल इस सेल के अंदर मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर ही वो क्रोमेटिन मटेरियल छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट आएगा वो होगा ब्रेकडाउन ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। अच्छा, इसके बाद अगर ये क्रोमेटिन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है तो इसके बाद ये होगा कि सेल की श्रिंकेज में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और न्यूक्लियस की बजाय छोटे छोटी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इस क्रोमेटिन को अपने अंदर पैक कर लेंगे। इसको हम नाम देंगे क्रोमेटिन बॉडीज़। यानी सेल के अंदर न्यूक्लियस ख़त्म हो जाएगा, छोटी छोटी क्रोमेटिन बॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी। तो पहला इवेंट था कि फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स विच रिजल्ट इन ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन। सेकंड है इसमें श्रिंकेज ऑफ सेल या प्रोटोप्लाज्म। तीसरा इसमें इवेंट है ब्रेकडाउन ऑफ क्रोमेटिन। चौथा इवेंट होगा फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिन बॉडीज। फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिन बॉडीज, सेल के अंदर छोटी छोटी क्रोमेटिन बॉडीज़ का बन जाना। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये होगा कि सेल की सरफेस के ऊपर कुछ आउटग्रोथ्स बनेंगी। इन आउटग्रोथ्स को कहा जाएगा ब्लेब्स। देयर आर स्मॉल टाइनी आउटग्रोथ्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। तो इनको हम नाम देंगे ब्लेब्स का। हम ये देखेंगे कि ये जितने मटेरियल्स हैं
ये इन ब्लैब्स के अंदर पैक होना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली ये ब्लैब्स जो हैं ये यहाँ से ख़त्म होके छोटे छोटे मेम्ब्रेनस पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इनको नाम दिया जाएगा एपोप्टिक बॉडीज़ का। तो फॉर्मेशन ऑफ छठा इवेंट होगा फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टिक बॉडीज़। आपने देखा कि इन 6 इवेंट्स के नतीजे में ये हमारे पास एक कंप्लीट सेल था। सबसे पहले इसमें एंजाइम प्रोड्यूस हुए जिन्होंने सेल्स के साइटोस्केलेटन को तोड़ा। एंजाइम जो सेल के साइटोस्केलेटन को ब्रेक कर रहे हैं उसके नतीजे में इस सेल का प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ गया, इसमें श्रिंकेज हो गई। सेल का प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ने के बाद इसमें फिर से एंजाइम्स पैदा हुए और उन एंजाइम्स ने इसके जो न्यूक्लियर मटेरियल था जिसको क्रोमेटिन बॉडीज़ कहते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। फिर न्यूक्लियस की जगह पर इसमें छोटे छोटे क्रोमेटिन बॉडीज़ बन गई, श्रिंकेज भी बढ़ गई। क्रोमेटिन बॉडीज़ बनने के बाद इसकी सरफेस के ऊपर आउटग्रोथ्स बनी जिनको ब्लैब्स बोलते हैं और ये ब्लैब्स अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गई एपोप्टिक बॉडीज़ के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इन सारे सीक्वेंस को एक इस तरह से देखें एट अ लुक तो ये सेल कन्वर्ट हो गया इन एपोप्टिक बॉडीज़ के अंदर। कोई भी सेल का कंटेंट, सेल के अंदर मौजूद चीज़ सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में रिलीज़ नहीं हुई। तो अगर एपोप्टोसिस से एक सेल की डेथ होती है तो वो सारा सेल कन्वर्ट हो जाता है एपोप्टिक बॉडीज़ में। उस सेल के कंटेंट्स अपने इर्द गिर्द पड़े हुए दूसरे नॉर्मल सेल्स को बिल्कुल नुकसान नहीं करते, उनको इससे कोई डैमेज नहीं होता। अब इसका 7वां और आखिरी इवेंट ये होगा, उसको हम कहते हैं कि कुछ बड़े सेल जिसमें मेनली शामिल है वाइट ब्लड सेल्स, वो इन एपोप्टिक बॉडीज़ को 1 बाय 1 इनकी कर लेंगे फेगोसाइटोसिस, इनको निगल जाएंगे और इनको इंगल्फ करके ख़त्म कर देंगे। यानी इस तरह एक सेल जो है वो एंजाइम्स पैदा होके साइटोस्केलेटन के टूटने, श्रिंक होने, क्रोमेटिन बॉडीज़ के ब्रेक होने, क्रोमेटिन बॉडीज़ के फॉर्म होने, ब्लैब्स के बनने, एपोप्टिक बॉडीज़ और फेगोसाइटोसिस के नतीजे में वो सेल बिल्कुल इंगल्फ होके बॉडी से उसका जो मौजूदगी एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगी, मगर उसके अंदर पाए जाने वाले कंटेंट्स इर्द गिर्द के सेल्स को कोई नुकसान नहीं करेंगे, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं कॉज करेंगे, कोई बाहर के सेल्स को डैमेज नहीं होगा नेबरिंग सेल्स को। तो ये पैटर्न और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जिसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस, और उसके नतीजे में एक सेल की डेथ कंप्लीट होती है। तो इसके जो मेन पैरामीटर्स हैं वो ये हैं। आपने देखा कि एपोप्टोसिस में इंट्रासेलुलर कंटेंट्स आर नॉट रिलीज टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, सेल के अंदर के कंटेंट सेल के बाहर रिलीज नहीं होते। देयर इज़ नो डैमेज टू द नेबरिंग सेल्स, नेबरिंग सेल्स को इर्द गिर्द के सेल्स को कोई डैमेज नहीं होता, और नेबरिंग सेल्स का जो डैमेज है उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। देयर इज़ नो इन्फ्लेमेशन, इसके नतीजे में कोई इन्फ्लेमेशन भी नहीं होती, और इसके नतीजे में जिस सेल में एपोप्टोसिस हो रहा है उस एक ही सेल की डेथ होगी। इसको आप प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कह सकते हो, इसको आप ये भी कह सकते हो कि सेल कमिट्स सुसाइड। अब डियर स्टूडेंट, आपकी बुक में एक तस्वीर इसके हवाले से बनी हुई है, उसमें इतनी डिटेल्ड तो इवेंट्स नहीं डिस्कस किए हुए, बट फिर भी इन्हीं इवेंट्स को समराइज़ किया हुआ है। हम इसको देख लेते हैं। ये डायग्राम शुरू हो रही है, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ सेल डेथ बाय एपोप्टोसिस यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले नंबर पर जो सेल बना हुआ है, इट इज़ अ क्वाइट नॉर्मल सेल। इसके अंदर न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो इस सेल में जब डेथ होना शुरू हुई तो सबसे पहले क्या हुआ, क्रोमेटिन बॉडी कॉम्पैक्ट हो गई, छोटी हो गई, सेल भी क्या हो गया, श्रिंक होना शुरू हो गया। और उससे अगली तस्वीर में देखें, ये इकट्ठा ही सारा कुछ दिखाया हुआ है कि न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन हुई। न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन इसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिन बॉडीज़ को, कि क्रोमेटिन बॉडीज़ बन जाएं या न्यूक्लियस छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए। साथ ही ब्लैब्स बन गए और सेल के फ्रेगमेंट्स बन गए। इन सेल के फ्रेगमेंट्स को ही कहा जाता है एपोप्टिक बॉडीज़, और लास्ट में दिखाया हुआ है कि इन एपोप्टिक बॉडीज़ को इंगल्फ किया जा रहा है बाय अनदर सेल। तो ये एक तरीका है सेल डेथ का। इसके बाद डियर स्टूडेंट, जो दूसरा सेल डेथ का तरीका है, इसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। इसको एक्सीडेंशियल सेल डेथ बोलते हैं, सडन सेल डेथ बोलते हैं। तो नेक्रोसिस के जो मेन इवेंट्स होंगे, नेक्रोसिस याद रख लें, इज़ ऑलवेज पोटेंशियली डैमेजिंग टू द बॉडी, इट इज़ ऑलवेज पैथोलॉजिकल। ये किसी ख़राबी की वजह से, किसी
टॉक्सिक मटेरियल की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से ही हो रहा होगा। तो नेक्रोसिस इज़ ऑलवेज पैथोलॉजिकल, जबकि एपोप्टोसिस जो है वो पैथोलॉजिकल यानी किसी बीमारी में भी हो सकता है और फिजियोलॉजिकल नॉर्मल भी हो सकता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें ब्रेक होगी, टूट जाएगी। और जो दूसरा हमने पढ़ा है एपोप्टोसिस, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसमें जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो इंट्रा सेलुलर कंटेंट्स आर रिलीज्ड, सेल के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो सेल के बाहर रिलीज होंगे। देयर इज़ डैमेज टू नेबरिंग सेल, एक सेल की डेथ दूसरे सेल की डेथ का भी बाइस बनेगी। डैमेज टू अदर सेल्स, इस डैमेज को हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो इट विल कॉज इन्फ्लेमेशन। ये सारी चीज़ें एपोप्टोसिस में नहीं होंगी। एपोप्टोसिस में ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटेगी, ना सेल के अंदर के कंटेंट बाहर रिलीज होंगे, ना अदर सेल्स को डैमेज होगा, ना इन्फ्लेमेशन कॉज होगी। तो डियर स्टूडेंट, अक्सर ये टॉपिक जो है शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। तो यही पॉइंट्स आप नेक्रोसिस एपोप्टोसिस में लिख सकते हैं डिफरेंस में, कि नेक्रोसिस जैसे पैथोलॉजिकल है, एपोप्टोसिस पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों है। वो प्रोग्राम और सुसाइड ऑफ द सेल है, ये सडन डेथ ऑफ द सेल है, एक्सीडेंशियल सेल डेथ है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक होगी, एपोप्टोसिस में नहीं होगी। इसमें इंट्रासेलुलर कंटेंट्स रिलीज होंगे, एपोप्टोसिस में नहीं होंगे। नेबरिंग सेल्स को डैमेज होगा नेक्रोसिस में, एपोप्टोसिस में नहीं होगा। नेक्रोसिस कॉज करेगी इन्फ्लेमेशन और एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक जो है ये नेक्रोसिस एपोप्टोसिस का कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लेक्चर को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। इसको स्पेसिफिकली आपने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके डिफरेंस को याद रखना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।